गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर रश्मि सक्सेना, फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी, जिसका विषय कोड BPCC 131 है, के तीसरे सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। और आज के सत्र का विषय है मेमोरी क्या है, यानी स्मृति जिसको हम कहते हैं, अभिप्रेरण क्या है, मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन के क्या क्या सिद्धांत हैं, और संवेग यानी इमोशंस क्या हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत हैं, और संवेग को हमने किस तरीके से परिभाषित किया है। तो इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्मृति यानी मेमोरी जो है वो क्या है और उसको किस तरीके से हम लोगों ने परिभाषित किया है। तो मेमोरी जो है एक बहुत ही सामान्य शब्द है और 1885 में एक मनोवैज्ञानिक जो कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम हर्मन एबिंगहॉस था, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्मृति को वैज्ञानिक रूप से उसकी स्टडी की, उसका अध्ययन किया और उसको परिभाषित किया। एबिंगहॉस ने जितने भी प्रयोग किए थे उन्होंने अपने ऊपर ही किए थे और उनको अपने ऊपर करते हुए उन्होंने उन प्रयोगों को सार्थक बताया। एबिंगहॉस जो थे उन्होंने सबसे पहले कुछ निरर्थक शब्दों जिसको कि हम नॉनसेंस सिलेबस कहते हैं, उनको सबसे पहले उन्होंने उसको डेवलप किया। और ये जो निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है लेकिन हम उसका उच्चारण जो है वो कर सकते हैं। तो एबिंगहॉस जो है वो सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्मृति को वैज्ञानिक रूप से इसको परिभाषित किया। उन्होंने जितने भी प्रयोग स्मृति के ऊपर किए उन्होंने सारे अपने ऊपर किए और उन्होंने अपने ऊपर करते हुए प्रयोगों को बिल्कुल सार्थक बताया। और एबिंगहॉस सबसे पहले थे जिन्होंने कुछ निरर्थक शब्दों का संचालन किया, उनको डेवलप किया। और ये निरर्थक शब्द ऐसे शब्द हुआ करते थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था लेकिन हम उनको अच्छी तरीके से उच्चारण कर सकते थे। उन्होंने ऐसे 20,000 यानी 20,000 निरर्थक शब्दों की एक सूची बनाई जिसको कि उन्होंने CVC फॉर्म में यानी कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट के फॉर्म में उन्होंने इन शब्दों को जो है वो प्रस्तावित किया था। और जैसे कि पहले भी बताया कि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता था लेकिन इनको जो है हम उच्चारण कर सकते थे। और एबिंगहॉस ने ये माना कि जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उनको हम अच्छी तरीके से स्मृति में संपोषित कर सकते हैं उन शब्दों की तुलना में जो शब्द निरर्थक होते हैं यानी जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जिसको कि उन्होंने नॉनसेंस सिलेबस कहा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखें कि मेमोरी जो है यानी स्मृति जो है उसको किस तरीके से एबिंगहॉस ने परिभाषित किया। तो अगर बहुत साधारण सी परिभाषा हम ये देखें तो स्मृति वो है जहाँ पर हम जो है पूर्व अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम स्मृति कहते हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे बहुत तरीके से परिभाषित किया है, लेकिन एक निश्चित समय काल में जब हम बहुत सारी सूचनाओं को जो है हम अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखते हैं या अपनी स्मृति में संपोषित करके रखते हैं तो उसको हमने स्मृति कहा। तो अगर हम इस परिभाषा को ध्यान में देखें तो इससे हमें स्मृति के 3 महत्वपूर्ण तत्व जो हैं वो सामने आते हैं, जिसमें से पहला तत्व है कि एनकोडिंग यानी संकेतिक करना। एनकोडिंग यानी संकेतिक का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी भी बाह्य वातावरण से कोई भी उद्दीपक को प्रत्यक्षण करते हैं तो उसको हम एक निश्चित आकार या रूप में उसकी हम कोडिंग कर लेते हैं यानी संकेतिक कर लेते हैं और उसको अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं। यानी जब भी हमने कोई दीपक देखा तो सबसे पहले हमने उसको जो है उसका परसेप्शन किया, उसके बाद हमने उसको जो है एक निश्चित रूप या निश्चित आकार के रूप में हमने उसको अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया, जिसको कि एनकोडिंग की प्रक्रिया या संकेतिक की प्रक्रिया कही गई। जैसे ही संकेतिक की प्रक्रिया खत्म होती है जो दूसरी प्रक्रिया आती है उसको हम संचयन कहते हैं, जिसको कि इंग्लिश में स्टोरेज कहा जाता है। और ये दूसरी अवस्था है मेमोरी की या दूसरी तत्व है मेमोरी का या स्मृति का। और इसमें जो हम संकेतिक जो हमारी जो सूचनाएं होती हैं जब उनको हम उनका संचयन कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, उसको स्टोर कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, तो उसको हमने स्टोरेज कहा। और उसके बाद जो लास्ट तत्व है स्मृति का वो है रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब ये होता है कि इसमें जो हमारी स्मृति में जो सूचनाएं संचयित है उनको जब व्यक्ति जो है उसको अपने मस्तिष्क में दोबारा से उसको लेकर के आता है तो उसको हम कहते हैं
धारण करना या रिट्राइवल। तो हमने ये देखा कि जो मेमोरी है या जो स्मृति है उसको अगर बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम परिभाषित करें तो हम ये कहते हैं कि जब भी हम कोई पूर्व अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करने रखते हैं तो उसको हमने स्मृति कहा। और मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि स्मृति जो है एक निश्चित समय काल में जो इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा रखने की जो हमारी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको उन्होंने स्मृति कहा। और इस परिभाषा के आधार पर स्मृति के 3 तत्व हमारे सामने आए, जिसमें से पहला था एनकोडिंग, जिसको कि सांकेतिक कहा जाता है। जब हम किसी भी सूचना को उसके रूप और फॉर्म के बेसिस पर जब हम उसका अपने मस्तिष्क में उसको जो है इकट्ठा करते हैं तो उसको हमने सांकेतिक कहा। उसके बाद है संचयन करने की क्षमता। जब इन्हीं सांकेतिक सूचनाओं को हम अपने मस्तिष्क में कुछ समय के लिए संचयन कर लेते हैं तो उसको हमने संचयन कहा, जिसको कि स्टोरेज कहते हैं। और तीसरा रिट्राइवल, कि जब हम संचित की हुई सूचनाओं को व्यक्ति जो है अपने मस्तिष्क में दोबारा से लेकर के आता है उसको, तो उसको हमने कहा रिट्राइवल। यानी जब उसको वो याद करके एक विशेष सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में जो है लेकर के आता है पुनः, तो उसको हमने रिट्रीवल कहा। तो इस तरीके से मेमोरी को मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके से परिभाषित किया। अब अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि जो स्मृति है उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो स्मृति के जो है 3 सिद्धांतों को सबसे ज़्यादा देखा गया है, जिसमें पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, और तीसरा है हमारा की वर्किंग मेमोरी का मॉडल। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो कैसे आया और कहाँ से, और इसमें जो है इसमें क्या बताया गया है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जो जब 1960 ऑनवर्ड में यानी 1960 में जो है संज्ञानात्मक जब उपागम आए तो उसमें जो है कंप्यूटर के महत्व को बहुत ज़्यादा दर्शाया गया, और जो हमारी स्मृति है उसकी भी तुलना हम लोगों ने कंप्यूटर से की है। तो इसी कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए कि स्मृति जो है वो एक तरीके से कंप्यूटर का कार्य करती है, इसको ध्यान में रखते हुए 1960 में 2 अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनमें से एक का नाम था रिचर्ड एटकिंसन और दूसरे का नाम था रिचर्ड शिफ्रिन। इन लोगों ने, जिसको कि हम एटकिंसन शिफ्रिन साथ में बोलते हैं, इन लोगों ने स्मृति का एक सूचना संसाधित मॉडल, जिसको कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल हम कहते हैं, उसका को डेवलप किया। और उन्होंने ये बताया कि ये जो मॉडल है उसमें ये बताया कि जो स्मृति है वो बहुत कुछ हद तक हमारे कंप्यूटर की तरह कार्य करती है, जिसमें कि हम जो भी डेटा होता है या जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं उनको हम इनपुट करते हैं, यानी अंदर डालते हैं अपने मस्तिष्क में, और इस तरीके से वो अपने हमारे मस्तिष्क में आने के बाद किस तरीके से सूचनाओं को संसाधित करती है। ये जो एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल है ये बहुत ही लोकप्रिय मॉडल है, और ये एक तरीके से स्मृति का एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, इसलिए इस मॉडल को मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्मृति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में से ये मॉडल जो है या जो ये सिद्धांत है ये स्मृति की व्याख्या जो है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। इस मॉडल के अनुसार कि किसी भी सूचना को जब हम अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं या संचयन करते हैं तो उसको हम 3 लेवल से होकर के वो गुजरती है या 3 स्तरों से होकर के वो गुजरती है, जिसमें से पहला है सेंसरी रजिस्टर, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो सेंसरी रजिस्टर क्या है कि ये एक ऐसी स्मृति है जिसकी जो समय अवधि होती है वो बहुत ही कम होती है, 1 सेकेंड जो है इसकी समय अवधि है, लेकिन इसकी जो संचयन क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इस स्मृति में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो अपने मौलिक रूप में आती है। इस स्मृति में किसी भी तरीके से उसके मौलिक रूप को जो है हम कुछ कर नहीं सकते, कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मौलिक रूप से ही इस स्मृति में संचित हो जाती है। क्योंकि इस स्मृति की संचय क्षमता संचय अवधि जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसमें जो है जो भी सूचनाएं होती हैं उनका जो ह्रास है यानी डिके जो है वो बहुत जल्दी होने लग जाता है। और इसीलिए जैसे ही इसमें सूचना जो आती है जिसको कि व्यक्ति जो है ध्यान से जिन सूचनाओं को मस्तिष्क में लेकर के आता है, जिसको कि हम सिलेक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं, उन सूचनाओं को जो है रिहर्सल के द्वारा यानी जब उसको वो पुनः दोहराता है यहाँ पर तो वो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। यानी सेंसरी रजिस्टर से जो भी इंफॉर्मेशन या सूचनाएं होती हैं वो वहाँ से रिहर्सल होकर के
जो कि व्यक्ति जिस सूचनाओं पे जिसने उसने ध्यान दिया है वही सूचनाएं जो है रिहर्सल होकर के शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी लघुकालीन जो स्मृति है उसके अंदर चली जाती है। अब लघुकालीन स्मृति में आते ही ये जो सूचनाएं होती हैं, इसका जो लघुकालीन जो स्मृति का की जो है दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 30 सेकंड या 20 से 30 सेकंड तक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो है वो संचित रहती है, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है या सूचना होती है वो बहुत ही कमजोर प्रवृत्ति की होती है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति इनको एक या दो ही प्रयास में क्या किया होता है, सीख लिया होता है। तो इसमें इसकी जो संचित क्षमता है वो जो है सेंसरी रजिस्टर से बहुत कम है, लेकिन जो संचय अवधि है वो सेंसरी रजिस्टर से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब व्यक्ति जो है वो जब सूचनाओं को लेकर के आता है तो उसमें से जो सूचनाओं पर उसने ध्यान दिया होता है वो सूचनाएं उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, और शॉर्ट टर्म मेमोरी में 20 से 30 सेकंड के बाद जो है वो वहाँ पर रहती हैं, और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन को जब वो रिहर्सल करता है तो वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि जिसको कि हम जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो समय अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी 30 सेकंड तो होती ही होती है, लेकिन और ये 1 साल तक हो सकती है, जीवन भर भी हो सकती है, क्योंकि इसमें जो सूचनाएं होती हैं वो दो तरीके से रिहर्सल होकर के व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचती हैं, संचित होती हैं। इसमें से एक हम रिहर्सल यानी दोहराने की उसको जो है हम संपोषित रिहर्सल यानी मेंटेनेंस रिहर्सल बोलते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं विस्तृत रिहर्सल यानी इलाबोरेटिव रिहर्सल। तो जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जब मेंटेनेंस रिहर्सल की प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति जो है वो केवल संचित सूचनाओं को मन में दोहराता है, लेकिन जब वो इलाबोरेटिव रिहर्सल जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमको देखने को मिलती है, विस्तृत रिहर्सल हमें देखने को मिलता है जहाँ पर सूचनाएं जो है वो हमेशा के लिए संचित हो जाती हैं। और इस विस्तृत रिहर्सल में व्यक्ति केवल मन ही मन सूचनाओं को दोहराता नहीं है, बल्कि उसका अर्थपूर्ण यानी अर्थ निकाल करके उसको जो है अपने मस्तिष्क में संचित कर लेता है। इसलिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो जीवन काल के लिए उसके मस्तिष्क में या कुछ सालों के लिए या बहुत समय तक के लिए उसके मस्तिष्क में संचित हो जाती है। तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, अगर हम इसका सार देखें तो एटकिंसन शिफ्रिन ने इसको 1968 में जो है वो प्रस्तावित किया था। दो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन लोगों ने इस मेमोरी के यानी इस मॉडल की तुलना में स्मृति को कंप्यूटर्स के से संबंधित किया। जिस तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है उसी तरीके से हमारी स्मृति जो है वो भी कार्य करती है। और ये जो मॉडल था ये बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव मॉडल था स्मृति का, यानी बहुत लोकप्रिय मॉडल था। इसलिए इस मॉडल को हम लोग मॉडेल मॉडल भी इसका नाम बोलते हैं। और इस मॉडल में उन्होंने बताया कि जो भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में जो है वो संचित होती हैं वो 3 स्तरों से होकर के गुजरती हैं। किस तरीके से हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं हैं वो संचित हो जाती हैं, तो उसके 3 स्तर हैं, जिसमें पहला है सेंसरी रजिस्टर यानी सूचनाओं को जब हमने प्रत्यक्षण किया उसके बाद वो हमारे सेंसरी रजिस्टर मेमोरी में आई, जहाँ पर वो कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर रह करके उसके बाद वो तुरंत रिहर्सल के द्वारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में चले गई, जिसको कि लघुकालीन अवधि लघुकालीन स्मृति कहा गया। और उसके बाद वहाँ से रिहर्सल होकर के वो जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी जिसकी की समय अवधि और स्टोरेज क्षमता यानी समय संचय क्षमता बहुत होती है उसमें जाकर के स्टोर होगी। तो ये था एटकिंसन और शिफ्रिन का मॉडल। उसके बाद जो दूसरा मॉडल जो मेमोरी के संदर्भ में देखा जाता है, जो कि वो भी जो अधिक लोकप्रिय है, वो है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी ये बोलती है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को बहुत ही गहरे स्तर पर उसको जो है वो एनकोड करते हैं या संकेतित करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही देर समय के लिए संचित रहती है हमारे मस्तिष्क में। तो ये जो मॉडल कहता है कि जब भी हम इंफॉर्मेशन को यानी सूचनाओं को संकेतित करते हैं तो उनको हम डिफरेंट यानी विभिन्न स्तरों पर उनको हम संसाधित करते हैं। और इस जो मॉडल को जो प्रपोज किया था उनका नाम था क्रेग एंड लॉकहार्ट। इन्होंने सबसे पहले इस मेमोरी के इस मॉडल को जो है यानी इस सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तावित किया, और इन्होंने ये कहा कि जब हम किसी भी सूचना का इलाबोरेटिव यानी विस्तृत रिहर्सल करते हैं तो वो उसकी एक डीपर प्रोसेसिंग यानी उसकी गहरे स्तर पर उसको संसाधित करता है,
और जबकि जो मेंटेनेंस रिहर्सल जब हम उसकी करते हैं, यानी जब हम संपोषित रिहर्सल करते हैं जो कि हम केवल ऊपरी सतह पे करते हैं, तो वो उसकी बहुत ही ऊपरी सतह के ऊपर ही उसकी संसाधन उसका करता है। तो क्रेग एंड टोल्विक ने जो है 3 लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बताए, जिसमें से पहला है फिजिकल और स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग। जब हम किसी भी सूचना को उसके फिजिकल यानी शारीरिक या भौतिक आधार पर केवल जब हम उसकी जो है संकेतिक उसको करते हैं कि उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसा दिख रहा है, अगर ऐसी सूचना को हम संसाधित करते हैं तो वो एक तरीके से बहुत ही ऊपरी सतह की प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद दूसरी प्रोसेसिंग है जिसको कि हम फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड फोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि ध्वनि के संबंध पे जब हम उसको संसाधित करते हैं तो उसको हम फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो जहाँ पर फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग जो है वो हमारी ध्वनि पर प्रस्तावित होती है कि उस इंफॉर्मेशन में किस तरीके से जो है हमें ध्वनि मिल रही है, जैसे हैट, कैट, रैट, इस तरीके से, तो उसको हम फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये जो संसाधन होता है, ये भी पूरी तरीके से ऊपरी सतह पर ही होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है इस मॉडल में, वो है हमारी सिमेंटिक प्रोसेसिंग, यानी अर्थगत संसाधन करना। कि जब भी हम कोई सूचना को उसके अर्थ के बेसिस पर, यानी जब हम उसका मीनिंग दे देते हैं उस सूचना को, अर्थ के बेसिस पर उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं या उसको संसाधित करते हैं, तो उसको बहुत ही गहरे स्तर की संसाधन जो है वो कहा गया। तो अगर अध्ययन जितने भी अध्ययन इस मॉडल पर हुए हैं, उन्होंने भी यही बताया कि जितनी हम किसी भी सूचना की गहरे स्तर पर उसको संसाधित करेंगे, उतना ही उसकी जो है एक प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बहुत ही सक्सेसफुली हम उसको क्या कर लेंगे, धारण कर लेंगे या दोबारा से हम उसको अपने मस्तिष्क में ले आएंगे। तो ये जो मॉडल है ये सजेस्ट करता है कि आप अगर जितनी भी सूचना को अगर उसके अर्थगत रूप से, यानी उसको अर्थ दे करके और उसके बहुत ही गहरे स्तर पर उसको संसाधित कर रहे हैं, तो उतनी ही सफलतापूर्वक उसको हम अपने मस्तिष्क में क्या कर लेंगे, दोबारा से धारण कर लेंगे। तो ये था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। तो अगर हम इसको जो है, इसका भी अगर हम सार देखें तो इसको क्रेग एंड लॉकहार्ट ने जो है इसको डेवलप किया था। और ये जो मॉडल है वो ये बताता है कि जितनी ही अर्थपूर्ण ढंग से हम किसी भी सूचना को संसाधित करेंगे, उतनी ही अच्छे तरीके से, जितनी अच्छे तरीके से हम उसकी इनकोडिंग करेंगे, उतना ही इंफॉर्मेशन या सूचना जो है हमारे मस्तिष्क में संचित रहेगी। और ये जो मॉडल है ये संसाधन के, यानी सूचना को जिस तरीके से हम संसाधित करते हैं उसको 3 लेवल्स में क्या करता है, संसाधित करता है। उसने उसके 3 लेवल्स बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं, जिसमें से पहला स्तर है फिजिकल और स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, यानी भौतिक रूप से जब हम उसको संसाधित कर रहे हैं, यानी केवल हम उसके जब रूप आकार के संदर्भ में हम उसको संसाधित कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने भौतिक संसाधन कहा, जो कि बहुत ही एक ऊपरी सतह का संसाधन होता है। उसके बाद फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, जब हम ध्वनि के संबंध के रूप में उसको संसाधित कर रहे हैं, तो उसको हमने फोनोलॉजिकल संसाधन कहा, जो कि दोबारा ही एक बहुत ही ऊपरी सतह पर उसका संसाधन होता है। लेकिन जब हम संकेत जो है, यानी इंफॉर्मेशन, यानी सूचना को हम जो है वो एक उसको अर्थ देते हुए जब उसका हम संसाधन करते हैं, उसको संकेतित करते हैं, तो उसको हमने जो है वो गहरे स्तर पर उसका संसाधन किया। और यही जो सूचना होती है जिसको कि हम अर्थ के बेसिस पर, यानी अर्थ के आधार पर उसको संसाधित करते हैं और जो बहुत ही गहरे स्तर पर हम उसको संसाधित करते हैं, यही सूचनाएं जो हैं हमारे मस्तिष्क में आसानी से जो है वो रिट्रीव यानी धारण हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है ये मेमोरी का दूसरा मॉडल था। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल था, जो कि जिसने स्मृति को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया, वो था इंटीग्रेटिव मॉडल, यानी वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी क्या होता है कि ये एक तरीके से, जिसको कि हम चलित स्मृति भी बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी जो है एक तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही रूप है। लेकिन जहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम केवल निष्क्रिय रूप से सूचनाओं को संचयन करते हैं, वर्किंग मेमोरी में हम संचयन करने के साथ साथ सूचनाओं को किस तरीके से संसाधित किया जाता है,
इसके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। और जो चलित मेमोरी है यानी जो चलित स्मृति है, इसकी भी जो है वो अवधि बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर सूचनाओं को हम संचयन करने के साथ साथ वो किस तरीके से संसाधित किए जाएंगे उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो वर्किंग मेमोरी का जो मॉडल है जिसको कि इंटीग्रेटिव अप्रोच कहा गया, उसको बैडले जो थे उन्होंने उसको प्रस्तावित किया था, और इन्होंने बताया कि जो वर्किंग मेमोरी होती है उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जिसको कि हम केंद्रीय कार्यपालक कहते हैं। फोनोलॉजिकल लूप, जिसको कि हम ध्वनि से संबंधित लूप बोलते हैं। उसके बाद विजुओस्पेटियल स्केच पैड, जिसके कि हम दृष्टि और जो है स्पेटियल यानी स्थानिक स्केच पैड बोलते हैं। और लास्ट है हमारा एपिसोडिक बफर, यानी चलित मेमोरी के जो है वो 4 कंपोनेंट या 4 तत्व जो है वो बैडले ने दिखाया है कि चलित मेमोरी किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहला अगर हम केंद्रीय कार्यपालक को देखें, तो केंद्रीय कार्यपालक वो है जो हमारे जो है वो सारे जितनी भी मेमोरी की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनको जो है वो संचालित और नियंत्रित करने का कार्य करता है। और ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय है, क्योंकि केंद्रीय का मतलब ये हुआ कि ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं जो कि फोनोलॉजिकल रूप, विजुअल स्पेटियल स्केच पैड से और जो कि एपिसोडिक बफर से हमें मिल रही है, इन सारी सूचनाओं को क्या करता है, केंद्रित करता है और इसे नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद है फोनोलॉजिकल लूप, जब हम ध्वनि के बेसिस पर जब हम यानी ध्वनि के आधार पर जब हम किसी इंफॉर्मेशन का संचयन करते हैं तो उसको फोनोलॉजिकल लूप कहा गया। और जो फोनोलॉजिकल लूप जो है उसके जो है वो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन और जो जितनी भी वर्बल सूचनाएं होती हैं उनको संचयन करने का कार्य करता है। और फोनोलॉजिकल लूप जो है वो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 2 सेकंड्स में ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो फोनोलॉजिकल लूप है इसमें 2 तरीके से सूचनाएं संचित होती हैं। एक होती है वर्बल यानी शाब्दिक रूप से, और दूसरी है ऑडिटरी यानी ध्वनि के बेसिस पर, जिसको कि हम सुन सकते हैं, श्रवण के बेसिस पर जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो संचय होती है। और इसमें जो है जो इंफॉर्मेशन होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो 2 सेकंड्स में ही उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। और अगर हमने इसको प्रॉपर तरीके से इन सूचनाओं को अगर रिहर्सल नहीं किया होता है तो ये 2 ही सेकंड्स में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जो फोनोलॉजिकल लूप है ये 2 कंपोनेंट्स को जो है वो उसके 2 तत्व हैं, जिसमें से पहला तत्व है फोनोलॉजिकल स्टोर, जो कि फ्यू सेकंड्स के लिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है हमारी कुछ सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन जो हमारी संचित होती है। और दूसरा है आर्टिकुलेटरी रिहर्सल, यानी ये जो है जब हम किसी भी सूचना को जो है बार बार रिहर्सल कर देते हैं तो यहाँ पर सूचनाएं जो है वो जो काफ़ी समय के लिए संचित हो जाती हैं और डिके से जो है वो बच जाती हैं। तो फोनोलॉजिकल लूप जो है वो एक तरीके से ध्वनि और शाब्दिक रूप से संबंधित सूचनाओं से संबंधित है, जिसके जो 2 तत्व दिखाए गए, एक है फोनोलॉजिकल तत्व और दूसरा है हमारा आर्टिकुलेटरी रिहर्सल। तो फोनोलॉजिकल लूप में बहुत कम सेकंड्स के लिए जो सूचनाएं वहाँ पर होती हैं, और जबकि जो आर्टिकुलेटरी लूप होता है यहाँ पर हम सूचनाओं को स्टोर कर लेते हैं, सूचनाओं को जो है हम रिहर्सल करते हैं और उसको जो है वो डिके होने से हम क्या कर लेते हैं, फोनोलॉजिकल रूप से डिके होने से उसको हम बचा लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा तत्व हमें जो वर्किंग मेमोरी में देखने को मिलता है वो है विजुओस्पेटियल स्केच पैड। और विजुओस्पेटियल स्केच पैड जो है, यानी देखिए अगर हम इसको इस 2 तत्व को जो हम 2 उसमें वर्गीकृत कर दें, विजुअल यानी दृष्टि से संबंधित और स्पेटियल यानी स्थानिक। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी सूचनाएं जो अगर रंग, आकार के संबंधित ली जा रही है तो उसे विजुअल कहा गया। और जब उसकी दिशा क्या है, गति क्या है, उसके बेसिस पर जब सूचनाओं को हम जो है संचयन कर रहे हैं तो उसे स्पेटियल कहा गया। तो यहाँ पर जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो दृष्टि और स्थानिक रूप में वो किस तरीके से कहाँ लोकेटेड है, यानी कहाँ पर उनका स्थान है, अगर इसके संदर्भ में सूचनाओं को संचित किया जाता है तो उसको हम लोग विजुअल स्पेटियल स्केच पैड कहते हैं। और ये व्यक्ति के जो भी ये भी बताता है कि उसने कितने ध्यान से सूचनाओं को जो है अपने मस्तिष्क में ग्रहण किया है।
उसके बाद है लास्ट एपिसोडिक बफर। और एपिसोडिक बफर से तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर जो भी सूचनाएं होती हैं जो कि हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और फोनोलॉजिकल लूप और विजुओस्पेटल स्केचपैड से नहीं मिल पा रही होती है, वो इन सारी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर हमें एपिसोडिक बफर में देखने को मिल जाता है। और ये सारी ही इंफॉर्मेशंस को जो है वो नियंत्रित और उनको जो है मेंटेन करने का काम करता है। तो वर्किंग मेमोरी का जो ये मॉडल बहुत ही लोकप्रिय मॉडल था, जैसे कि बैडले ने दिया। और वर्किंग मेमोरी को पहले यहाँ पर हम इस तरीके से हमने परिभाषित किया कि वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक रूप है, लेकिन वर्किंग मेमोरी में केवल हम सूचनाओं को निष्क्रिय रूप से संसाधित नहीं करते हैं या संचयन नहीं करते हैं, बल्कि इन सूचनाओं को हम किस तरीके से संसाधित करेंगे उस पर भी हम जो है पूरी तरीके से ध्यान डालते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेमोरी के संदर्भ में जो है वो 3 सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हुए, जिसमें से पहला सिद्धांत था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, दूसरा सिद्धांत था लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल जिसको कि क्रेग एंड लॉकहार्ट ने दिया, और तीसरा मॉडल जो हमारा था इंटीग्रेटिव अप्रोच, जिसको जो कि वर्किंग मॉडल के संदर्भ में बताया गया। अब हम आगे चलते हुए देखते हैं कि कितने प्रकार की मेमोरी जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें से सबसे पहला है हम देख रहे हैं सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी जो है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक प्रकार है। और सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है कि जब हम सूचनाओं को यहाँ पर उसको अर्थगत रूप से जो है वो ग्रहण करते हैं, इन सूचनाओं को एक दूसरे से संबंधित करते हैं, और इन सूचनाओं में जोड़ तोड़ की प्रक्रिया जब हम कर लेते हैं तो उसको हम अर्थगत स्मृति बोलते हैं। तो अर्थगत स्मृति का मतलब है कि जहाँ पर आपने सूचनाओं को जो है अर्थपूर्ण ढंग से उसके नियमों के अनुसार, उसके जोड़ तोड़ उसको करने के अनुसार और उसके संबंधों के अनुसार पर जब आपने सूचनाओं को संचित किया तो उसको हमने सिमेंटिक या अर्थगत स्मृति कहा। जैसे कि अगर आप ये कोई कहता है कि पानी का जो सूत्र है वो H2O है, तो इस तरह की जब इंफॉर्मेशन जब होती है तो उसको हम अर्थगत स्मृति के अंदर संचित करते हैं। दूसरी मेमोरी है हमारी सेंसरी मेमोरी, जिसको कि हम सेंसरी रजिस्टर भी बोलते हैं, कि जब सूचनाओं को जो है हम 1 सेकंड या 10 सेकंड्स के लिए स्टोर करते हैं अपने मस्तिष्क में, तो उसको हम सेंसरी मेमोरी बोलते हैं। और यहाँ पर हम जो है सेंसरी मेमोरी में सूचनाओं को उसके मौलिक रूप में ही हम संचित करते हैं, उसको किसी तरीके से हम उसके में फेरबदल नहीं करते। उसके बाद है एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी भी जो है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक प्रकार है, यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 प्रकार हो गए, जिसमें से एक है अर्थगत स्मृति और दूसरा है हमारा एपिसोडिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी से मतलब ये होता है कि जहाँ पर व्यक्ति के साथ जब कोई घटना अस्थायी रूप से घटित हुई है और कब हुई है और कहाँ घटित हुई है, जब इस तरह की सूचनाओं को व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संचित करता है तो उसको हम जो है वो एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। यानी जैसे कि अगर मान लीजिए वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है या अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों को याद कर रहा है, तो उसको हम एपिसोडिक मेमोरी में संचित करेंगे। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो होती है वो भी एक एपिसोडिक मेमोरी का ही यहाँ पर एक प्रकार है, जिसमें व्यक्ति जो है उसके जीवन में जो भी सूचना या जो भी जो है घटना घटित हुई है उसके बारे में जब वो इंफॉर्मेशन को संचित करता है तो उसको हम जो है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, या जो अपने बारे में जब वो सूचनाओं को एक क्रम में जो है विसर्जित करते हुए उसको संचित करता है, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बोलते हैं, जिसमें से जो डायरी टेक्निक है यानी जो डायरी लिखने की जो प्रवृत्ति है उसके द्वारा हमें ऑटोग्राफिकल मेमोरी के बारे में, स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद है फॉल्स मेमोरी। ये एक तरीके से ऐसी मेमोरी है जिसको कि हम सूडो मेमोरी भी बोलते हैं, और इसमें जो भी इवेंट हुए, जो भी घटना होते हैं वो कभी भी घटित नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति जो है वो कभी भी ऐसी सूचनाओं को अपने स्मृति में संचित कर लेता है। लेकिन इन मेमोरी को अगर हम देखें, इस स्मृति को हम देखें, तो ये कभी भी जो है वो उसके मस्तिष्क में घटित या उसके जीवन काल में घटित जो है वो नहीं होती, बहुत ही विविध रूप में होती है, बहुत ही इनका जो रूप है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं होता है। तो ऐसी मेमोरी को जो कभी भी घटित नहीं हुई होती उनको हम फॉल्स मेमोरी या सूडो मेमोरी बोलते हैं। तो ये जो थे हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी थी, जिसमें से सिमेंटिक मेमोरी जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी का ही एक प्रकार है, सेंसरी मेमोरी जिसकी जो है संचयन क्षमता तो बड़ी होती है लेकिन जो संचय अवधि होती है वो बहुत कम होती है और सूचना को मौलिक रूप में ही रखा जाता है। एपिसोडिक मेमोरी जो कि व्यक्ति के काल में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं और कब हुई हैं और कहाँ हुई हैं, जब इसके बारे में वो अपनी
सूचनाओं को जब अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करता है तो उसको हम एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जिसको जो अपने बारे में जीवन काल में जो जो घटनाएं उसकी घटित हुई हैं, जिसको कि वो एक डायरी के फॉर्म में रखता है, उसको हम जो है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बोलते हैं। और अगर हम सिमेंटिक मेमोरी की बात बोलें तो ये एक तरीके से मस्तिष्क का शब्दकोश होता है, डिक्शनरी के फॉर्म में होता है, जहाँ पर हर एक, जैसे डिक्शनरी में हम कोई भी शब्द देखते हैं उसका मीनिंग ढूंढने की निकालते हैं, उसी तरीके से सिमेंटिक मेमोरी भी यही होती है कि यहाँ पे जो भी सूचनाएं होती हैं उनको उनका अर्थ के रूप में जब उनको संचित किए हुए थे, इसलिए इस मेमोरी को हम लोग जो है, या इस स्मृति को हम लोग जो है वो मानसिक शब्दकोश या डिक्शनरी के फॉर्म में भी हम इसको देखते हैं, या एनसाइक्लोपीडिया के रूप में भी हम इसको देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए कि स्मृति में और क्या क्या है, तो हमने ये देखा कि जब भी हम अपनी पूर्व अनुभूतियों को मस्तिष्क में इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हमने स्मृति कहा। स्मृति में क्या है कि उसके दो तत्व हैं, या आप कह सकते हैं कि दो एस्पेक्ट्स हैं। एक धनात्मक रूप है उसका और एक ऋणात्मक रूप है। धनात्मक रूप से मतलब है कि जब हम अपनी जो है पूर्व अनुभूतियों को अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके उसको याद कर लेते हैं तो उसको हमने उसका धनात्मक रूप कहा, जिसको कि हमने जो है वो रिमेम्बरिंग या धारण कहा। और एक उसका ऋणात्मक रूप होता है कि जहाँ पर हम जो है संचित सूचनाओं को जो है वो किसी कारणवश भूल जाते हैं, तो वो स्मृति का एक ऋणात्मक पक्ष होता है, जिसको कि हम फॉरगेटिंग कहते हैं। तो अब हम जो है फॉरगेटिंग के बारे में बात करेंगे कि फॉरगेटिंग क्या है। तो फॉरगेटिंग जो है वो एक तरीके से, जिसको कि हम भूलना कहते हैं, विस्मरण जिसको कहा जाता है। और विस्मरण जो है एक तरीके से स्मृति का एक ऋणात्मक पक्ष है, जहाँ पर हम जो है वो संचित सूचनाओं को जब हम किसी कारणवश भूलते चले जाते हैं तो उसको हमने क्या कहा, विस्मरण कहा। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने किसी पाठ को याद किया, लेकिन पाठ को याद करने के बाद जब हम उसका रिहर्सल नहीं कर पाए, या हम उससे संबंधित कुछ संकेतों को नहीं ढूंढ पाए, तो ऐसे स्थिति को हम जो है वो विस्मरण की स्थिति कहते हैं। अब विस्मरण के क्या क्या कारण है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। या तो हम इनको कारण भी कह सकते हैं, या हम इसको विस्मरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। और विस्मरण जो है को समझाने के लिए एबिंगहॉस ने जो है वो बहुत प्रयोग किए थे। एबिंगहॉस ने, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि कुछ निरर्थक शब्दों का जो है उन्होंने उसको प्रस्तावित किया था, और ये ऐसे निरर्थक शब्द थे जिनका कोई मीनिंग नहीं हुआ करता था, अर्थ नहीं हुआ करता था, लेकिन हम उसका उच्चारण कर सकते थे। तो एबिंगहॉस ने जितने भी प्रयोग किए उन्होंने अपने ऊपर किए। इन्होंने कुछ नॉनसेंस सिलेबस, यानी जो निरर्थक शब्द थे, उनकी एक सूची तैयार की, जो कि सीबीसी फॉर्म में थी, यानी कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट के फॉर्म में थी। और इन सूचियों को कुछ कुछ समय अंतराल पर उन्होंने उसको याद किया। उसके बाद उन्होंने जो है ये देखा कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और जब हम इन सूचियों को किसी भी तरीके से उसका जो है वो रिहर्सल या नहीं कर पाते हैं, तो विस्मरण की जो है वो स्थिति उत्पन्न होती है। इसके लिए, इसको देखने के लिए कि विस्मरण जो है वो किस तरीके से जो है वो समय अंतराल के साथ जो है वो घटता चला जाता है, यानी बढ़ता चला जाता है, तो इसके लिए उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व, यानी विस्मरण कर्व वक्र का जो है वो एक निर्माण किया। और ये वक्र जो था विस्मरण की दर तथा समय अंतराल के बीच में दिखाया गया। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे समय अंतराल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे विस्मरण की जो स्थिति होती है वो क्या हो जाती है, तेजी, उसमें तेजी आती है। तो इस तरीके से फॉरगेटिंग यानी विस्मरण पर जो सबसे ज़्यादा कार्य है वो एबिंगहॉस ने ही किया था, और जितने भी उन्होंने प्रयोग किए वो सब उन्होंने अपने ऊपर किए, और ये बताने की कोशिश की कि विस्मरण जो है वो किन किन कारणों से होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि किन किन कारणों से हमें विस्मरण होता है, और जिसको कि हम कारण या हम विस्मरण के सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है उसको उन्होंने थियरी ऑफ इंटरफेरेंस बोला, या हस्तक्षेप का सिद्धांत बोला, जिसके कारण में जो है विस्मरण जो है वो होता है। तो थियरी ऑफ इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप के सिद्धांत में उन्होंने बताया कि विस्मरण के दो कारण हैं। एक है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस यानी पूर्वलक्षी हस्तक्षेप, और दूसरा है रेट्रोएक्टिव यानी अग्रलक्षी विस्मरण। तो प्रोएक्टिव विस्मरण में क्या होता है कि जब हम कोई
पहली कोई सूचना को जब हम सीखे हुए होते हैं, उसकी वजह से हम जब कोई नई इन्फॉर्मेशन को नहीं सीख पाते हैं, यानी नई सूचना को नहीं सीख पाते हैं, वो पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तरीके से बाधा उत्पन्न करती है नई सूचनाओं को सीखने में। तो ऐसे इंटरफेरेंस को उन्होंने कहा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा था रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि जहाँ पर हम पूर्व सीखी गई जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनको हम धारण नहीं कर पाते, क्योंकि हमने जो है नई सूचनाओं को जो है अपने सीख लिया होता है। तो ये जो नई सूचनाएं होती हैं, जब ये पूर्व सीखी गई सूचनाओं पे बाधा का कार्य करती हैं, तो उसको हमने कहा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो उन्होंने सबसे पहला जो कारण बताया कि विस्मरण क्यों होता है, उसमें उन्होंने दो कारण बताए। एक को उन्होंने कहा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा उन्होंने कहा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद जो दूसरा कारण था वो ट्रेस डिके। ये जो विस्मरण का जो ये सिद्धांत है, ये बहुत ही पुराना सिद्धांत है। इसको हम डिसयूज थ्योरी या अनुपयोग थ्योरी बोलते हैं, सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब हम कोई सीखी हुई सूचना का उसको बार बार दोबारा जब हम कोई मान लीजिए सूचना सीखते हैं, अपने वातावरण से कोई इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क में लेकर के आते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कुछ जो है वो दैहिक परिवर्तन होते हैं, और इन दैहिक परिवर्तनों को हमने स्मृति चिन्ह या मेमोरी ट्रेसेस कहा। जब हम इन मेमोरी ट्रेसेस को दोबारा से हम रिवाइज या रिहर्सल नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से या उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से जो सूचनाएं हमने जो अपने मस्तिष्क में संचयन की थी उनका क्या होने लगता है, डिके होने लगता है या उनका ह्रास होने लगता है। तो इस तरीके से ट्रेस डिके थ्योरी है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि पुराना सिद्धांत है जिसको केविन वास ने प्रस्तावित किया था। और इसमें जब हम स्मृति चिन्हों का हमारे मस्तिष्क से ह्रास होने लगता है, जब वो डिके होने लगता है, हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम रिहर्सल नहीं कर पाते हैं, दोबारा से उसको दोहरा नहीं पाते हैं, तो उसको उन्होंने ट्रेस डिके थ्योरी कहा, जो कि विस्मरण का एक और महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद है उन्होंने बताया क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग, यानी संकेत डिपेंडेंट फॉरगेटिंग है। तो इससे तात्पर्य यह है कि जब हम विस्मरण तब होता है, यानी किसी भी सूचना का जो राज है उसको जो हम भूल तब जाते हैं जब हम उससे संबंधित जो संकेत है वो हमें उपस्थित नहीं हो पाते हैं, और इसी संकेतों की अनुपस्थिति की वजह से हम जो सूचनाएं होती हैं उसको हम धीरे धीरे मस्तिष्क से वो हमारे चली जाती है। तो इसको उन्होंने कहा क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। उसके बाद है एनकोडिंग फेलियर, यानी सांकेतिक रूप से जब हम फेलियर हो जाते हैं, यानी जब हम सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में स्टोर करते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से हम उसको संकेतित नहीं कर पाते हैं, एनकोड नहीं कर पाते अपने मस्तिष्क में, तो उसकी वजह से जो है हमें विस्मरण जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी कह सकते हैं कि विस्मरण के कुछ सिद्धांत थे जिनकी वजह से हमें विस्मरण जो है वो देखने को मिलते हैं, या तो हम इसको सिद्धांत या कारण कुछ भी कह सकते हैं। जिसमें से पहला था थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, जिसमें दो तरीके के हस्तक्षेप बताए गए, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा था ट्रेस डिके थ्योरी। उसके बाद उन्होंने क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग थ्योरी बताई कि जब हमें संकेत नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं उस सूचना से संबंधित, तो हमारा विस्मरण हमें देखने को मिलता है उस सूचना का। और लास्ट था हमारा एनकोडिंग फेलियर, यानी जब हम सांकेतिक रूप से जो है वो असफल हो जाते हैं, यानी सूचनाओं को हम प्रॉपर तरीके से सांकेतिक नहीं कर पाते उसके रूप और आकार से संबंधित, तो हमें जो है विस्मरण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि मेमोरी क्या है, यानी मेमोरी को किस तरीके से परिभाषित किया। मेमोरी के जो है वो तीन तत्व थे, एनकोडिंग, और हमारा था संचयन, और हमारा था रिट्रीवल यानी धारण करना। एनकोडिंग के जो है वो क्या क्या सिद्धांत, यानी मेमोरी के यानी स्मृति के क्या क्या सिद्धांत थे, उसको हमने देखा कि स्मृति के कितने तरह के सिद्धांत बताए गए हैं। स्मृति को जो है वो कितने तरह की स्मृति होती है उसको हमने देखा, और उसके बाद स्मृति का एक ऋणात्मक पक्ष जिसको कि हमने विस्मरण कहा, वो क्या होता है, और विस्मरण जो है वो किन कारणों की वजह से हमें देखने को मिलता है, किसने इसके ऊपर कार्य किया था, और जो है फॉरगेटिंग कर्व क्या होता है, और कितने कारणों से हमें विस्मरण देखने को मिलता है, ये हमने देखा। तो इस तरीके से स्मृति तथा विस्मरण को इस सत्र में हमने पूरा किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सत्र में। तो जो हमारा दूसरा उद्देश्य है इस सत्र में है वो है मोटिवेशन, जिसको कि हम अभिप्रेरण कहते हैं, कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि अभिप्रेरणा को बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अभिप्रेरण क्या है। अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है कि जब व्यक्ति के किसी भी आंतरिक
स्थिति में जो है कुछ परिवर्तन होते हैं, और जब ये परिवर्तन की वजह से व्यक्ति जो है वो कुछ क्रियाएं करता है, और जब ये क्रियाएं जो है व्यक्ति को एक लक्ष्य निर्धारित क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको हमने अभिप्रेरण कहा। तो ये अगर इस परिभाषा को हम देखें तो अभिप्रेरण जो है उसके कुछ स्वरूप को हम देख सकते हैं। कि सबसे पहला ये है कि अभिप्रेरण जो है वो व्यक्ति की एक आंतरिक स्थिति है, एक इंटरनल स्टेट है। अभिप्रेरण में जो है व्यक्ति इन कुछ ना कुछ जो है वो क्रियाएं जरूर करता है, कोई कोई एक्टिविटीज जरूर करता है। तीसरा कि व्यक्ति की जो क्रियाएं होती हैं वो गोल से निर्धारित होती है, यानी उसके लक्ष्य तक निर्धारित होती है, तभी वो कोई क्रिया करता है। और व्यक्ति इस मोटिवेशन की वजह से ही अपने लक्ष्य को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से भी समझाएं, उदाहरण से समझाना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को जो है वो बहुत भूख लगी है, और भूख लगने की वजह से वो होटल में जाकर के खाना खा लेता है, तो इस खाना खाता है, तो इसमें अगर इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में हम देखें तो हमें जो अभिप्रेरण है उसके हमें उससे रिलेटेड 4 शब्द या टर्म्स का जो है हमें पता चलता है। पहला क्या है कि व्यक्ति को जो है भूख लगी, जिसको कि हमने देखा नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति की इंटरनल स्टेट है, तो यानी उसके अंदर एक जो है नीड यानी जरूरत जागृत हुई, इसको कि हमने नीड कहा, यानी भूख लगना एक नीड थी। अब जब ये नीड जो है भूख लग गई उसको, तो वो इस भूख को अपनी कम करने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वो कोई ना कोई जो है वो भूख को कम करने के लिए कोई ना कोई क्रिया, क्योंकि ये भूख जो है उसके अंदर एक टेंशन का काम करेगी, उसको एक तनाव देगी, क्योंकि उसको अपने भूख को क्या करना है, कम करना है। और ये तनाव जो है क्योंकि इस व्यक्ति में जब आएगा तो वो उसको भूख को अपने कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो तनाव हुआ या टेंशन हुआ या इससे रिलेटेड उसने जो एक्टिविटीज करी, उसको मनोवैज्ञानिकों ने ड्राइव कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही वो जो कोई क्रिया करेगा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो वो जाकर के होटल में जो है वो खाना खा लेगा। तो ये जो खाना खाना है एक तरीके से इंसेंटिव, प्रोत्साहन का काम है कि उसने अपने लक्ष्य जो है उसको पूरा किया, इंसेंटिव का काम किया। और उसके बाद जो नेक्स्ट है कि जैसे ही वो अपने गोल को पूरा कर लेगा, तो वो एक रिलैक्स की स्थिति में, यानी एक रिलैक्स हो जाएगा वो। तो इस तरीके से ये देखा गया कि इसको एक मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरण का चक्र बोला, कि जो जब हम जो है कोई भी जो अभिप्रेरण है वो हमेशा किसी न किसी नीड से जागृत होता है, और ये नीड वो होती है जो कि व्यक्ति में अनसेटिस्फाइड होती है, जिससे व्यक्ति डिप्राइव रहता है, जो उसकी जो है वो पूरी नहीं होती है। और इसी नीड को पूरा करने के लिए वो अपने लक्ष्य को या अपने गोल को क्या करता है, यही नीड उसके अंदर टेंशन या तनाव का कार्य करती है, और तनाव आने की वजह से व्यक्ति इस जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो पूरा करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है, और जैसे ही वो कोई क्रिया करता है वो अपने गोल को पूरा कर लेता है, और उसके बाद वो एक रिलैक्स स्थिति में आता है। उसके बाद फिर ये चक्र जो है वो घूमने लगता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कई सारी आवश्यकताएं हैं जो दिन ब दिन उसके एक चक्र के फॉर्म में उसके जीवन में जो है वो आती जाती रहती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभिप्रेरण क्या है और उसके कितने तत्व हैं अभिप्रेरण के। तो अभिप्रेरण के जो है वो हमें 4 तत्व देखने को मिली, जिसमें पहला था आवश्यकता जब एक तरीके की जैविक स्थिति है, जो कि शरीर में जब हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी यानी कमता या किसी चीज़ की एक्सेसिवनेस जब हो जाती है, तो उसको हमने नीड कहा। ड्राइव जो व्यक्ति में जो है एक तरीके से टेंशन होती है, तनाव की स्थिति होती है, जो कि क्योंकि नीड पूरी नहीं हुई होती उसकी वजह से उत्पन्न होती है। उसके बाद इंसेंटिव क्या है, इंसेंटिव एक तरीके का बाह्य वातावरण से जो भी हमें जो प्रोत्साहन मिल रहा है, जो गोल हमें मिल रहा है, उसको उन्होंने इंसेंटिव कहा। और मोटिव्स एक और कंपोनेंट है, जिसको कि हम मोटिवेशन, अब मोटिव और मोटिवेशन को हमेशा हम एक दूसरे के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो मोटिव्स होते हैं वो मोटिवेशन से डिफरेंट इस तरीके से है कि जो मोटिव्स होते हैं वो एक्चुअली में व्यक्ति में तनाव जो उत्पन्न करते हैं उनको उन्होंने मोटिव कहा, और इसी तनाव की वजह से व्यक्ति जो है अपने गोल को पूरा करने के लिए उसकी ओर अग्रसर होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कितने तरीके के अभिप्रेरण जो है हमें देखने को मिलते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है।
तो सबसे पहला है बायोजेनिक मोटिवेशन। बायोजेनिक यानी जिसको कि जैविक मोटिव्स भी कहा जाता है, अभिप्रेरण भी कहा जाता है। यानी ये ऐसे अभिप्रेरण होते हैं जो कि व्यक्ति में जन्म से ही उपस्थित होते हैं और जिनके बगैर व्यक्ति जो है वो सर्वाइव यानी जो है वो नहीं कर सकता है। इसके बगैर व्यक्तित्व का अस्तित्व जो है वो नहीं है। तो इन बायोजेनिक मोटिवेशन मोटिव्स में सबसे पहला जो है हंगर मोटिवेशन, जिसको कि भूख का अभिप्रेरण कहा जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया कि जब हमें बहुत तेज भूख लगी होती है तो हमारे जो स्टमक में यानी आमाशय में एक तरीके का संकुचन होता है और इस संकुचन को उन्होंने भूख दर्द कहा। और जब हमें भूख दर्द की जब हम इसको महसूस करते हैं तो हम जो है वो खाना खाने की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा जो है मनोवैज्ञानिकों ने एक और कारण बताया कि हमें भूख क्यों लगती है। तो उन्होंने उसका कारण जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागन जो कि हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से हमारे निकलते हैं, वो इसका एक कारण उन्होंने बताया कि ये भी जो है वो भूख का एक कारण होते हैं कि हमें भूख की का जो अभिप्रेरण क्यों होता है। और तो तीसरा उन्होंने ये बताया कि भूख हमें क्यों लगती है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक कंपोनेंट होता है, ऑर्गन होता है जिसको कि हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और इसमें हाइपोथैलेमस जो है वो दो प्रकार के हाइपोथैलेमस को यहाँ पर विवरण किया गया है। इसमें से एक को हम बोलते हैं लेटरल हाइपोथैलेमस और दूसरा हम बोलते हैं वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमस को अगर हम मान लीजिए बिजली के आघात से उत्तेजित कर दें तो ऐसी स्थिति में जो प्राणी होता है उसको बहुत तेज भूख लगती है। और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस को अगर हम बिजली से उत्तेजित करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्राणी होता है उसको भूख उसको जो है वो नहीं लगती है, उसको भूख का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों ही लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रल हाइपोथैलेमस में कोई हम घाव उत्पन्न कर दें तो ये बिल्कुल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अगर लेटरल हाइपोथैलेमस में हम घाव उत्पन्न कर दें तो व्यक्ति को जो है भूख लगना बंद हो जाती है। लेकिन अगर वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में अगर हम घाव उत्पन्न कर दें तो व्यक्ति बहुत तेज गति से खाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हंगर मोटिवेशन है, जो भूख का जो अभिप्रेरण है, वो उसको तीन तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने समझाया है। एक उन्होंने भूख दर्द के संदर्भ में उसको समझाया, दूसरा उन्होंने इंसुलिन और ग्लूकागन जो हार्मोन्स है उनके संदर्भ में समझाया, और तीसरा उन्होंने हाइपोथैलेमस जो कि दो तरीके के हाइपोथैलेमस का विवरण किया गया, लेटरल हाइपोथैलेमस एंड द वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, उसके संदर्भ में उनको भूख के अभिप्रेरण को उन्होंने समझाया। उसके बाद थर्स्ट मोटिवेशन यानी प्यास का अभिप्रेरण, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जैविक मोटिव है। और वो प्यास में उन्होंने ये कहा कि जब हमारे मुंह जो है वो सूखता है, जब हमें हमारे मुंह के में जो है पानी की कमी हमें जब होती है, जब हमारा मुंह सूखता है तो हमें प्यास की अनुभूति होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको कि हम एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, वो भी प्यास का एक कारण होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हमारे डबल डिप्लीशन हाइपोथेसिस के बारे में बताया कि जब हमारे जो शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी हो जाती है तब हमें प्यास की अनुभूति होती है, और जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है जिसको कि हम हाइपोवोलेमिया बोलते हैं, उसकी वजह से भी हमें प्यास लगती है। तो अगर प्यास के अभिप्रेरक को देखा जाए तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अभिप्रेरण है, जिसको कि तीन संदर्भ में बताया गया है कि जब आपका मुंह सूखता है तो हम उसको जो है तब हमें प्यास की अनुभूति होती है। जब एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है जो कि किडनी और हाइपोथैलेमस से निकल के आ रहा है तो हमारे उसमें जो है वो हमें प्यास की अनुभूति उसकी वजह से। और तीसरा कि जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में पानी की मात्रा की कमी हो जाती है या रक्त की मात्रा की कमी हो जाती है तो हमें प्यास की अनुभूति होती है। उसके बाद इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जो तीसरे तरह का अभिप्रेरण है वो है सेक्स मोटिवेशन। इसको मनोवैज्ञानिकों ने जरूर एक जैविक मोटिव के संदर्भ में रखा है, लेकिन ये व्यक्ति की किसी भी आवश्यकता की कमी से उत्पन्न नहीं होता है। और इसको अगर ध्यान से देखा जाए या अगर इसको पूरा नहीं भी अगर ये अभिप्रेरण हमारे व्यक्ति के संदर्भ में होता है तो भी व्यक्ति जो है जिंदा रह सकता है। तो जो सेक्स मोटिवेशन को अगर देखा जाए तो मेल्स में जो है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो व्यक्ति में जो है वो लैंगिक ड्राइव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फीमेल्स में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जो कि लैंगिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद है कुछ साइकोजेनिक मोटिव्स के बारे में बताया गया है, यानी कुछ ऐसे मोटिव जो कि
जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और जब वो परिपक्वता की स्थिति पे बढ़ता है, तो कुछ ऐसी और अभिप्रेरण को वो पूरा करने की कोशिश करता है जिसको कि सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति में दिखाई देता है। जिसमें से पहला है एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, क्योंकि व्यक्ति में जो है वो क्यूरोसिटी यानी किसी चीज़ को जानने की जो है क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो व्यक्ति जो है इस की वजह से जब कोई चीज़ों को ढूंढता है या कुछ एक्सप्लोर करता है, तो उसको एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बोले, क्योंकि हमारी जरूरियात प्रवृत्ति भी है कि हम जो है हमें हमेशा जो है हम अपने वातावरण से कुछ चीज़ों को ढूंढने की जो है वो कोशिश करते हैं। उसके बाद है कॉम्पिटेंस मोटिव। ये जो है जब व्यक्ति अपने इन्वायरमेंट में किसी भी चुनौती को एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो उसका सामना करता है, तो उसको हम कॉम्पिटेंस बोलते हैं। इसको जो इफेक्टेंस मोटिवेशन भी बोला जाता है। उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति जो है अपनी क्षमताओं का मैक्सिमम यूज़ करता है, बहुत अधिक मात्रा में उसको यूज़ करता है और वो जानता है कि उसकी क्या क्षमताएं हैं, तो उसको उन्होंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको कि पूरा करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बाद कि कौन कौन से अभिप्रेरण के सिद्धांत हैं जो कि अभिप्रेरण को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। तो उसमें सबसे पहला है इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो कि विलियम जेम्स जो है वो लेकर के आए थे। और उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी भी उद्दीपक के प्रति किस तरीके से व्यवहार करता है, जिस तरीके से वो व्यवहार करता है वो व्यवहार करने की उसमें एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। और ये जो है वो प्राणियों में ज़्यादा दिखाई देती है पशुओं के अपेक्षा। तो प्राणी जब किसी भी उद्दीपक के प्रति जन किस तरीके से व्यवहार करेगा या एक निश्चित तरीके से व्यवहार करेगा, उसको उन्होंने इंस्टिंक्ट कहा, जो कि मोटिवेशन का एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है, प्रेरण का बहुत ही पुराना सिद्धांत है। और इसी इंस्टिंक्ट की वजह से व्यक्ति जो है के अंदर जो है वो मोटिवेशन बना रहता है। उसके बाद है ड्राइव रिडक्शन मॉडल। जैसे कि अभी हमने देखा कि ड्राइव जो है एक तरीके से तनाव है या वो क्रियाएं हैं जो व्यक्ति को अपने गोल की तरफ यानी लक्ष्य की तरफ अग्रसर करती हैं। तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा कर लेता है, तो उसमें जो है व्यक्ति के तनाव में क्या है वो कमी आ जाती है। और इसको जो है वो पुश थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यानी पुश अभिप्रेरण का पुश सिद्धांत भी बोला जाता है। इसलिए इसको पुश इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक तरीके का तनाव है जो कि व्यक्ति को उसके गोल तक पहुंचने के लिए यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसको धक्का देता है कि जाओ अपने लक्ष्य को क्या करो, पूरा करो। उसके बाद है ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी। तो ये मॉडल ये कहती है कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा तो भी हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और अगर बहुत कम अभिप्रेरण होगा तो भी हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी ये बोलती है कि अगर हम मध्यम स्तर से अराउज्ड हैं यानी मध्यम स्तर से उत्तेजित हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस होगी यानी जो भी परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही बेस्ट होगी। तो ऑप्टिमल थ्योरी अराउजल थ्योरी ये बोलती है कि हम उस समय बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं यानी हमारी जो परफॉर्मेंस होती है उस समय बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है जब हम जो है वो एक मध्यम स्तर से हमारे अंदर उत्तेजना देखने को मिलती है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उत्तेजना उच्च स्तर पर उत्तेजना है तो भी हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे, और अगर बहुत लो स्तर पर उत्तेजना है तो भी हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इंसेंटिव थ्योरीज है जो कि अभिप्रेरण को समझाती है। तो इंसेंटिव थ्योरी का ये मानना है कि ये जो थ्योरी है एक तरीके से लक्ष्य से संबंधित थ्योरी है कि व्यक्ति का लक्ष्य और जो उससे मिलने वाला प्रोत्साहन होता है वो अभिप्रेरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है। क्योंकि अगर ये जो थ्योरी जो है वो बेसिकली ये बताती है कि हमारी एक प्राणी की एक इच्छा होती है कि वो जो अपने लक्ष्य को पूरा करे और उस लक्ष्य से मिलने वाला जो भी प्रोत्साहन है उसको वो मिले। इसलिए इस थ्योरी को पुल थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोत्साहन है यही व्यक्ति को पुल करता है कि वो अपने लक्ष्य को क्या करे, पूरा करे, अपनी तरफ खींचता है। लक्ष्य जो है जितना आकर्षित होगा व्यक्ति को अपनी तरफ उतना ही वो क्या करेगा, खींचेगा। इसलिए इसको पुल थ्योरी कहा गया। उसके बाद कुछ थ्योरी जो थी वो संज्ञानात्मक अप्रोच को लेते हुए बताई गई अभिप्रेरण की, जिसमें से पहला था गोल सेटिंग थ्योरी यानी लक्ष्य को निर्धारित करने की थ्योरी। तो जैसा अभी पहले भी बताया कि व्यक्ति जो है हमेशा अपने लक्ष्य से जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है और हमेशा वो ये चाहता है कि वो अपने लक्ष्य को जो है वो पूरा करे। इसलिए जो लक्ष्य का जो स्वरूप होता है, जो उसके अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने ये भी बताया
कि व्यक्ति जो है जब उसके सामने कोई लक्ष्य दिया जाता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो अपनी परफॉर्म करता है, परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर सिर्फ उससे ये कहा जाता है कि तुम केवल अपना बेस्ट दो तो वो उतना आकर्षित नहीं होता है। तो बोल थियरीज जो है वो ये बताती है। उसके बाद कॉग्निटिव उसमें आगे बढ़ते हुए सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है हायरार्किकल थ्योरी, जैसे कि पदानुक्रमित सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको कि अब्राहम मास्लो ने दिया था। और अब्राहम मास्लो ने ये बताया कि व्यक्ति की तमाम नीड्स हैं, तमाम आवश्यकताएं हैं जो व्यक्ति में के जीवन में एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। इसलिए इसको जो है वो हायरार्किकल मॉडल यानी पदानुक्रमित मॉडल जो है वो कहा गया, सिद्धांत कहा गया। मैस्लो के अनुसार जो है वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो आवश्यकता जो है वो 5 क्रम में सुसज्जित होती है। इसमें सबसे नीचे लेवल पे जो आवश्यकता आती है उसको उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड यानी दैहिक नीड बोला, जो जीवन के लिए जीने के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बगैर व्यक्ति जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, जैसे कि भूख लगना, पानी पीना, सेक्स और होमोस्टेसिस के लेवल को उन्होंने जो है वो दैहिक आवश्यकता बताया। जैसे ही वो अपनी दैहिक आवश्यकता को पूरा कर लेता है कुछ मिनिमम डिग्री तक, तब वो क्रम में ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, हायरार्की में ऊपर की तरफ आ जाता है। और इसको हम बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें कि व्यक्ति जो है उसका घर बनाना, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे से सिक्योरिटी, उसकी जॉब से सिक्योरिटी को रखा गया इसके अंतर्गत। जैसे ये पूरी हो जाती है वो रिलेटेडनेस यानी लोगों से संबंध बनाने की आवश्यकता, जिसमें कि फैमिली है, शादी ब्याह है, फ्रेंड्स हैं, इनको रखा गया। उसके बाद ये तीनों नीड को इन्होंने जो है वो प्राथमिक आवश्यकता कहा मैस्लो ने। जैसे ही प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं कुछ और गौण आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यक्ति कोशिश करता है, जिसमें से पहली गौण आवश्यकता है एस्टीम नीड, जिसको कि एस्टीम का मतलब होता है कि एक तरीके से रिस्पेक्ट, कि जब हम सोसाइटी में जो है वो एस्टीम को भी पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट को पाना चाहते हैं। और एस्टीम को मैस्लो ने 2 तरीके से विभाजित किया। एक कहा उन्होंने सेल्फ एस्टीम यानी खुद के लिए अपनी रिस्पेक्ट, और दूसरा हो गया एस्टीम फ्रॉम अदर्स यानी जब दूसरों से हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो उसको उन्होंने एस्टीम नीड कहा। और जैसे ही एस्टीम जो है एक मिनिमम डिग्री तक सेटिस्फाई हो जाती है, व्यक्ति जो है वो पदानुक्रमित मॉडल में ऊपर की सबसे टॉप मोस्ट नीड को जो है वो पूरा करने की कोशिश करता है, जिसको कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। और जैसे कि अभी आपको बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को, अपनी पोटेंशियलिटी और कैपेबिलिटी का मैक्सिमम यूज करता है उसको उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। उसको पता होता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, तो ऐसी आवश्यकता को उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा। मैस्लो ने ये भी कहा कि अगर हम जनसंख्या में देखें तो केवल 1% लोग ही जो है 1% लोग ही जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, बाकियों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब नहीं मालूम है। क्योंकि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड है, जो फिजियोलॉजिकल नीड है, जो प्राइमरी नीड्स हैं, वो हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभुत्व रखती है कि हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो है वो नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज है तो उसका मतलब उसको पता है कि उसकी क्या पोटेंशियलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, और वो अपनी पोटेंशियलिटी का जब बिल्कुल मैक्सिमम यूज कर लेता है, उसको पूरी तरीके से प्रयोग करता है, तो उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइज बोलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मॉडल था मोटिवेशन के संदर्भ में, प्रेरणा के संदर्भ में, जिसको आज भी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए इसकी श्रृंखला में सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी हमको ये बताती है कि किस तरीके से हम अपने सेल्फ को जो है वो बना करके रख सकते हैं। और इस थ्योरी को रिचर्ड रैन एंड एडवर्ड बेसी ने जो है 2000 में जो है वो प्रस्तावित किया था, प्रपोज किया था। और इस थ्योरी में जो है वो 3 उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी जन्मजात यूनिवर्सल नीड्स हैं जो कि हमें प्राणी में हमें देखने को मिलती है, और जो उसके सेल्फ का यानी उसके सेल्फ का निर्माण करती है, आत्मा का निर्माण करती है, और एक हेल्दी रिलेशनशिप वो दूसरों के साथ कैसे बनाएगा इसको भी बिल्ड करती है। तो ये ऐसे 3 नीड्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली है ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता की नीड, जिसमें कि व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको अपने बिहेवियर को कैसे नियंत्रित करना है। उसके बाद है कॉम्पिटेंस की नीड, जिसमें व्यक्ति जो है कोई भी चैलेंजिंग टास्क में, चुनौतीपूर्ण कार्य में अब जो है वो मास्टरी को गेन करता है, यानी बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त कर लेता है। और रिलेटेडनेस नीड यानी वो ये बताता है कि किस तरीके से हम जो है अपने एक दूसरे के साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप को जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है वो 3 नीड्स को, जो कि यूनिवर्सल है और जो कि व्यक्ति जो है
के अंदर एक उसके सेल्फ को डेवलप करती है और साथ ही साथ वो दूसरों के साथ किस तरीके से अपने हेल्दी रिलेशनशिप को बनाएगा उसके बारे में बताती है। और ये 3 नीड्स हैं, ऑटोनॉमी की नीड, कॉम्पिटेंस की नीड और रिलेटेडनेस की नीड। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और थ्योरी थी जिसको कि एल्डरफर्स लेकर आए थे, जिसको कि ईआरजी थ्योरी बोला जाता है, और ये मैस्लो की थ्योरी के ही समान है, लेकिन अंतर इतना है कि जहाँ मैस्लो ने नीड को 5 हायरार्की में विभाजित किया, एल्डरफर ने उसको 3 में ही जो है वो विभाजित कर दिया। इसमें ई का मतलब है एग्जिस्टेंस, यानी ऐसी नीड जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें कि फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ गई। आर का मतलब है रिलेटेडनेस नीड, यानी वो नीड जो हमें दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। और जी मतलब ग्रोथ नीड, जो कि एस्टीम और सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, जो कि हमें आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है। तो एल्डरफर की ईआरजी थ्योरी थी। इसी संदर्भ में हसबर्ग ने भी दो अपनी नीड का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि ये जो नीड है ये हम जब कहीं कार्य करते हैं उससे संबंधित है कि हम कैसे अपने कार्य में संतुष्ट होते हैं और कैसे हम अपने कार्य में असंतुष्ट होते हैं। तो उसके उन्होंने बताया कि 2 तरह की नीड है, एक को उन्होंने कहा हाइजीन नीड और दूसरा उन्होंने कहा ग्रोथ नीड। हाइजीन नीड जो कि हमारे काम करने के लिए जरूरी है, और ग्रोथ नीड जो कि हमें आगे की ओर बढ़ाती है। और इसी में मैक्लिकन एक्वायर्ड नीड थ्योरी उन्होंने भी जो है कुछ नीड्स के बारे में बताया जो कि अभिप्रेरण का काम करती हैं। और ये 3 नीड थी मैक्लिकन के अनुसार कि जैसे जैसे आदमी जब उसकी उम्र बढ़ती है और जब वो परिपक्वता ग्रहण करता है और इन्वायरमेंट के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला था नीड फॉर अचीवमेंट, यानी किसी भी चीज़ के लिए हमें एक एक्सेलेंस लेना किसी चीज़ में। नीड फॉर एफिलिएशन का मतलब है संबंध स्थापित करना एक दूसरे के साथ, और नीड फॉर पावर का मतलब है कि जब हम किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम नीड फॉर पावर कहते हैं। तो इस तरीके से सत्र में हमने देखा कि स्मृति क्या थी, विस्मरण को हमने किस तरीके से परिभाषित किया, अभिप्रेरण क्या है, और ऐसे कौन कौन से अभिप्रेरण के सिद्धांत हैं जो अभिप्रेरण को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। नमस्कार।